सोच कर देखिए, एक ऐसा शहजादा जिसका सब कुछ छिन गया हो, लेकिन फिर भी उसने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रख दी। जी हाँ, ये कहानी है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, जिसकी जिंदगी हार और जीत की ऐसी दास्तां है जो किसी को भी हैरत में डाल दे। अगर आप भी हमारे देश के गौरवशाली इतिहास पर एक हेल्दी और अनबायस्ड चर्चा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िए। लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाबर की कहानी के पहले चैप्टर से। वो दौर जब किस्मत ने उसे एक शहजादे के तख्त से उतारकर एक शरणार्थी की तरह दर बदर भटकने पर मजबूर कर दिया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर कैसे सिर्फ 11 साल का एक लड़का जिसके सिर पर छत तक नहीं थी, वो इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक का फाउंडर बन गया। आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, बाबर की रगों में दो महान विजेताओं का खून था। एक तरफ पिता की ओर से वो एशिया को जीतने वाले तैमूर का 5वां वंशज था, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी मां की ओर से वो मंगोल योद्धा चंगेज खान का वंशज था। शायद यही विरासत थी जो उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने जगाए रखती थी। बाबर की शुरुआती जिंदगी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में पिता की मौत के बाद उसे फरगाना का राज मिल गया। उसने अपने पुरखों का शहर समरकंद तो जीता, पर जल्द ही दोनों उसके हाथ से निकल गए। 1501 में उज़्बेकों ने उसे बुरी तरह हराया और वो बेघर होकर पहाड़ों में भटकता रहा। लेकिन 1504 में उसकी किस्मत एक बड़ी पलटी मारने वाली थी, और यहीं से बाबर की जिंदगी का दूसरा और सबसे अहम अध्याय शुरू होता है। जब मध्य एशिया के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो गए, तो उसने एक नई दिशा में देखा, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी तकदीर दोबारा लिख सकता था। साल था 1504। बाबर ने हिंदू कुश के पहाड़ों को पार किया और काबुल पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, ये उस भूमिहीन शहजादे के लिए एक पनागाह थी, एक बेस था, एक ऐसा लॉन्च पैड जहां से वो हिंदुस्तान के बड़े सपने देख सकता था। काबुल में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद 1507 में बाबर ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उसने मिर्जा का टाइटल छोड़ दिया, जिसका मतलब होता है राजकुमार, और खुद को पादशाह यानी सम्राट घोषित कर दिया। ये दुनिया को एक सीधा संदेश था कि अब वो कोई छोटा मोटा राजकुमार नहीं, बल्कि एक साम्राज्य बनाने आया है। तो अब बाबर के पास एक राज्य था, एक बड़ा खिताब था, और अब उसकी नजरें उस जमीन पर थी जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। चलिए देखते हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान की सियासी हालत कैसी थी। उस जमाने में भारत कोई एक देश नहीं था, बल्कि कई अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। दिल्ली में इब्राहिम लोदी की सल्तनत अंदरूनी बगावतों से खोखली हो रही थी। वहीं मेवाड़ में राणा सांगा एक बहुत बड़ी ताकत थे। मतलब पूरा इलाका राजनीतिक तौर पर बिखरा हुआ था, जो किसी भी बाहरी हमलावर के लिए एक सुनहरा मौका था। और इसी बिखराव को बाबर ने एक मौके की तरह देखा और वो कदम उठाया जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पानीपत की पहली लड़ाई। मैदान में एक तरफ थे बाबर की छोटी सी सेना, जिसमें मुश्किल से 12 से 25 हजार सैनिक थे, और दूसरी तरफ थी इब्राहिम लोदी की 1 लाख से भी ज्यादा की भारी भरकम फौज। कागज पर तो ये लड़ाई एक तरफा लग रही थी, बाबर की हार पक्की थी। लेकिन बाबर के पास 2 ऐसे सीक्रेट वेपन थे जो लोदी के हाथियों और उसकी विशाल सेना पर भारी पड़ने वाले थे। पहला हथियार था तुलुगमा रणनीति, जो उसने उज़्बेकों से सीखी थी। इसको ऐसे समझिए, तेज घुड़सवार सेना अचानक से दुश्मन के दोनों किनारों पर हमला करती और फिर घूमकर पीछे से घेर लेती। इससे दुश्मन की सेना में ऐसी भगदड़ मचती कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिलता। और दूसरा और शायद सबसे घातक हथियार था अरबा। ये उस्मानी यानी ऑटोमन तरीका था। इसमें लगभग 700 बैलगाड़ियों को एक दूसरे से चमड़े की रस्सियों से बांधकर एक दीवार बना दी जाती थी। इन गाड़ियों की आड़ में तोपें और बंदूकची छिपकर दुश्मन पर गोलियां बरसाते थे। और इन्हीं 2 जबरदस्त रणनीतियों के दम पर बाबर की मुट्ठी भर सेना ने इब्राहिम लोधी की विशाल सेना को सिर्फ 6 घंटों में रौंद कर रख दिया। लोधी मैदान में मारा गया और दिल्ली और आगरा के दरवाजे बाबर के लिए हमेशा के लिए खुल गए। लेकिन बाबर की कहानी सिर्फ एक लड़ाके की कहानी नहीं है। वो तलवार का जितना धनी था, उतना ही कलम का भी था। चलिए अब बाबर को एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि उसकी अपनी किताब बाबरनामा की नजरों से देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान आने के बाद बाबर शुरू में यहां से कुछ खास खुश नहीं था।
उसने अपनी आत्मकथा में साफ साफ लिखा है कि हिंदुस्तान में कोई खास चार्म नहीं है, यहाँ के लोग सुंदर नहीं हैं और यहाँ अच्छे फल या घोड़े भी नहीं मिलते। लेकिन दूसरी तरफ वो यहाँ के कारीगरों का दीवाना था। उसने लिखा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ हर काम के लिए बेशुमार कारीगर हैं जो अपने हुनर में माहिर हैं और पीढ़ियों से एक ही काम करते आ रहे हैं। बाबर की शख्सियत के और भी कई पहलू थे। वो एक शानदार कवि था। उसने एक नई लिपि ख़त-ए-बाबरी ईजाद की। उसने भारत के पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में बड़े विस्तार से लिखा। और हाँ, उसने चारबाग स्टाइल के बगीचों की शुरुआत की जो आज भी मुगल आर्किटेक्चर की पहचान है। तो इन सब के बाद सवाल उठता है कि बाबर की असली विरासत क्या है, इतिहास में उसका क्या मुकाम है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बाबर की विरासत को हम कुछ पॉइंट्स में देख सकते हैं। पहला, उसने उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे लाकर एक किया। दूसरा, उसने भारत में तोपखाने और बारूद का इस्तेमाल शुरू कर युद्ध का तरीका बदल दिया। तीसरा, वो अपने साथ मध्य एशियाई कल्चर लाया जिसने भारतीय कल्चर के साथ मिलकर एक नई पहचान बनाई। और सबसे बड़ा, उसने उस मुगल साम्राज्य की नींव रखी जिसने अगले 300 सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। बाबर को किस रूप में याद रखा जाना चाहिए? एक हमलावर विजेता के तौर पर, एक महान साम्राज्य के संस्थापक के तौर पे, या फिर एक बहुत ही हुनरमंद लेखक के तौर पर? आप क्या सोचते हैं? उसकी सबसे बड़ी विरासत क्या है? आप जानते हैं, इस तरह का कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और हिम्मत लगती है। हमारे काम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। इसी से हमें आपके लिए ऐसा काम करते रहने की ताकत मिलती है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर आपने यहां तक ये विश्लेषण देखा है तो मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय पर आपकी क्या राय है। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए इस पर एक दोस्ताना चर्चा करते हैं। और हां, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है।